टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। वैसे देखा जाए तो इस युद्ध में बहुत सारे मुस्लिम मुल्क खुलकर ईरान के साथ नहीं हैं, लेकिन ईरान और लेबनान में इजराइल पर हमले के बाद जश्न मनाया गया। आपको हम दोनों जश्नों में, दोनों देशों में जश्न मनाने वाली तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सारे लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं, नेतन्याहू को अपना दुश्मन मानते हैं। आपको बता दें कि लेबनान वही देश है जहां कभी हिजबुल्लाह का वर्चस्व होता था और ईरान की मदद से हिजबुल्लाह इजराइल को चुनौती देता था। ईरान के इन हमलों का इजराइल की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। ईरान की तरफ से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। आईडीएफ की तरफ से इसके कई वीडियोस जारी किए गए हैं। इस वीडियो को देखिए आप, जिसमें एक इजरायली फाइटर जेट ईरान के ड्रोन को गिराते हुए दिख रहा है। आईडीएफ के इस जेट ने ड्रोन को जॉर्डन के एयर स्पेस में मार गिराया है। अब इस अगले वीडियो को देखिए। ईरान में इजराइल पर मिसाइल अटैक की तैयारी हो रही थी। मिसाइल लॉन्चर तैनात था, लेकिन तभी इजराइल का हमला होता है और यह बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर तबाह हो जाता है। यानी ईरान हमला करता उससे पहले ही ईरानी मिसाइलें तबाह कर दी गई। इजराइल ने ईरान पर लगातार दूसरे दिन भी काफी हमले किए। तेहरान से 30 किलोमीटर दूर इजरायली स्ट्राइक हुई है, जिसमें परचिन मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। परचिन में ईरान का बड़ा हथियार डिपो है। इजराइल के विध्वंसक हमले का एक और वीडियो देखिए। यह हमला तेहरान के इंडस्ट्रियल एरिया में किया गया है। इजराइल के हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार। आईडीएफ का दावा है कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसपास 70 फाइटर जेट से हमला किया गया है। 150 टारगेट्स पर 400 से ज्यादा स्ट्राइक की गई है। यानी दोनों तरफ से हमले जारी हैं। ना इजराइल रुकने को तैयार है, ना ही ईरान पीछे हटने को तैयार है। इजराइल की तरफ से साफ चेतावनी दी गई है कि रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर खमने नहीं माने तो तेहरान पूरी तरह जलकर राख हो जाएगा। ईरान के खिलाफ इजराइल के तेवर क्या हैं, आप खुद देखें। सवाल है कि इजराइल का असली मकसद क्या है? सिर्फ ईरान के परमाणु साइट्स को तबाह करना, या इजराइल की प्लानिंग इससे भी कुछ आगे की है? आखिर क्यों इजराइल ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझता है? इजराइल पश्चिमी एशिया में एक बड़ी मिलिट्री पावर है, जिसका रीजन में मिलिट्री पावर के तौर पर दबदबा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से ईरान ने अपनी सैन्य ताकत को तेजी से बढ़ाया है। ईरान की बढ़ती ताकत इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती की तरह है। ऊपर से ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल जिसे अपने अस्तित्व के लिए खतरा बताता है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु बम हासिल कर लिया तो ये उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल लंबे वक्त से हमास और हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ रहा है। वो इन संगठनों को ईरान का प्रॉक्सी मानता है। इजराइल को लगता है कि हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन तब तक उसके लिए चुनौती बने रहेंगे जब तक ईरान उनका समर्थन कर रहा है। अब इजराइल के प्लान का सबसे अहम पॉइंट, जिसकी आज सबसे ज्यादा चर्चा यह कि इजराइल ईरान की सत्ता से खमनेई को हटाना चाहता है। खमनेई के खिलाफ जनता के विद्रोह वाला प्लान है। इसकी पूरी डिटेल हम आपको देंगे। नेतन्याहू के इस तख्ता पलट प्लान पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है। कहा गया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए इजरायली हमला हुआ। यानी इजराइल के साफ साफ दो टारगेट हैं। एक, ईरान का परमाणु कार्यक्रम को रोकना, और दूसरा, खमनेई की जगह किसी और को सत्ता पे बैठाना। इसे आप ऐसे समझिए कि न्यूक्लियर साइट पर अटैक हुआ, यानी पहले टारगेट नंबर 1 को हासिल करने की कोशिश। अब इसके बाद खमनेई के खिलाफ विपक्षी नेताओं और जनता को भड़काया जाए, इसके लिए खमनेई के करीबी और भरोसेमंद कई सेना अधिकारियों को मार दिया गया। अब इजराइल किसी तरह विदेश में रह रहे ईरान के विपक्षी नेताओं की ईरान में वापसी चाहता है, ताकि ईरान के लोगों को यह संदेश दिया जा सके कि खमनेई की सत्ता कमजोर हो चुकी है और अब किसी और को यह सत्ता संभालनी चाहिए। इजराइल के इस तख्ता पलट प्लान का कुछ असर होने लगा है। ईरान के पूर्व शाह के बेटे रजा पहलवी ने खमनेई के खिलाफ बयान दिया है। कहा है कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि खमनेई ने ईरान को युद्ध में घसीटा है और ईरान के लोगों की जिंदगी खतरे में डाली गई। राजा पहलवी ने कहा कि परमाणु हथियारों के लिए खमनेई ने बड़ी गलती कर दी है। ईरान का शासन कमजोर और विभाजित है। उन्होंने कहा कि अब देश को वापस पाने का समय आ गया है, जिसका मतलब है खमनेई के शासन से छुटकारे का वक्त। उन्होंने कहा कि ईरान के लोगों के साथ मैं हूं, मजबूत बने रहेंगे हमारे संबंध। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बयान भी तख्ता पलट प्लान की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरानी शासन अपने सबसे खराब और कमजोर दौर से गुजर रहा है। ईरानी लोगों के लिए अपने तानाशाह शासन के खिलाफ खड़े होने का वक्त है।
इजराइल की लड़ाई ईरान के लोगों से नहीं बल्कि खमेनी के नेतृत्व वाले ईरान के इस्लामिक शासन से। अब ईरान और इजराइल का तनाव आर पार की लड़ाई में तब्दील हो चुका है। ऐसे में हमारे न्यूज मित्रों के मन में एक सवाल होगा कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके लिए दोनों देशों की सैन्य ताकत को एक बार देखना समझना जरूरी है। हालांकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब ग्राउंड फोर्सेस का जो एक्शन होता है वो बड़ा लेट होता है, लेकिन ईरान 8.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाला एक बड़ा देश है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से भी कम है, लेकिन बात सिर्फ डिफेंस सेक्टर की हो तो इजराइल का कोई जवाब नहीं। इजराइल का रक्षा बजट करीब 2.6 लाख करोड़ रुपए का है। ईरान का रक्षा बजट 1.3 लाख करोड़ रुपए का है। 2.6 लाख करोड़ रुपए। खैर, ईरान के पास 6 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इजराइल की सेना 1,70,000 है, जो कि अभी भी गाजा में एंगेज है। ईरान के पास 2,20,000 पैरामिलिट्री सैनिक है, जबकि इजराइल के पास सिर्फ 35,000 पैरामिलिट्री सैनिक है। ईरान के पास 188 फाइटर जेट्स हैं तो इजराइल के पास 240। टैंक ईरान के पास 1700 ज्यादा हैं, इजराइल के पास 1300। बख्तरबंद वाहन ईरान के पास करीब 70,000 हैं तो इजराइल के पास करीब 56,000। आर्टिलरी सिस्टम ईरान के पास करीब 3,500 हैं, इजराइल के पास 1100। ईरान के पास 25 पनडुब्बियां हैं, इजराइल के पास 5। देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है वो ये समझिए आप। ईरान हर महीने करीब 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है। ये इजराइल ना तो कर सकता है ना अफोर्ड कर सकता है, इसके लिए वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। ईरान की जो नेवी है वो इजराइल से ज्यादा मजबूत है, लेकिन इजराइल की जो एयरफोर्स है वो ईरान से ज्यादा मजबूत है। लेकिन फायर पावर के लिहाज से ईरान और इजराइल में जितना डिस्टेंस है उसमें एडवांटेज ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को काफी मिलता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजराइल दुनिया की 15वीं सबसे मजबूत सेना है तो ईरान का नंबर 16 है, यानी टक्कर बिल्कुल बराबरी की है। यही वजह है कि दोनों के इस टकराव को एक महायुद्ध की आशंका के तौर पर देखा जा रहा है। इस युद्ध में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उसका ऑपरेशन कितना खतरनाक होता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है ना, इस्माइल हानिया को मारा और उसके बाद ईरान के सारे कमांडर्स और साइंटिस्ट को निपटा दिया ईरान के अंदर, पता भी नहीं लगा एक रात के अंदर। और इनका ऑपरेशन इतना सीक्रेट होता है मोसाद का, आप सोचिए जरा। कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले से 1 महीने पहले ही मोसाद इस ऑपरेशन की तैयारी में जुटा। मोसाद के एजेंट ईरान के अंदर थे। मोसाद ने ईरान के अंदर गुप्त तरीके से ड्रोन लॉन्चिंग बेस बनाया। दावा है कि इसी तरह ट्रक से ईरान में घुसपैठ की गई। मोसाद के इशारे पर ही ईरान के टॉप कमांडर मीटिंग के लिए एक जगह पर जुटे थे, जिसके बाद मोसाद ने ईरान की सेना को नेतृत्वहीन कर दिया। ईरान का दावा है कि ऐसे और भी ट्रक वहां देखे जा रहे हैं। मतलब ये मोसाद अभी अपने अगले ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। आप सिर्फ 90 सेकंड में जानिए मोसाद कैसे अपने दुश्मनों को खत्म कर देता है। मोसाद बड़ा लंबा अपना प्रोग्राम चलाता है। ये उनके जो एजेंट्स हैं वो कई सालों से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए हैं ईरान के बीच में, और वो इस प्रकार से इन्फिल्ट्रेट किए हैं कि ईरान को तो अभी मालूम नहीं है कि कौन है ये एजेंट। छोटे लेवल पर, बड़े लेवल पर, लेकिन वो कई सालों से वहाँ पर इन्फिल्ट्रेटेड है। इन एजेंट्स को मालूम था पिन पॉइंट प्रिसिशन की ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट किस जगह पर हैं, उनके मिलिट्री ऑफिसर्स किस जगह पर हैं, जो भी सीनियर लीडरशिप है वो एक समय पर कहाँ पर है, उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स कहाँ पर हैं। क्योंकि अभी जो शुरू में हमला हुआ है वो ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर हुआ है, ताकि ईरान रिएक्ट ना कर सके। जो उनके रेडार्स हैं, उनके बाकी मिसाइल साइट्स हैं, वहाँ पर उन्होंने शुरू में हमला कर दिया और उसके बाद जाके उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया है।